नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूं आप सभी का पीएमसी हिंदी के हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम डॉक्टर से पूछो लाइव में। दोस्तों, ये प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं जहां आप अपनी शारीरिक परेशानियों के बारे में हमसे बात करते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट और MBBS डॉक्टर एस रंजन। आइए स्वागत करते हैं सर का। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि आज 17 मई के दिन वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। यानी आज के दिन आज हम कैसे अपने आप को अवेयर रख सकते हैं ब्लड प्रेशर को लेकर, हाइपरटेंशन को लेकर। और अगर आप देखें तो हाइपरटेंशन में ही शब्द छुपा है टेंशन। तो आज हम बात करेंगे सर से कि किस तरीके से अपने टेंशन को, अपने स्ट्रेस को हम दूर कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, इस साल का थीम रखा गया है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली। तो सर से बात करेंगे इस थीम के ऊपर और हाइपरटेंशन के ऊपर और जानेंगे सारी जानकारियां। तो सर, जैसे कि मैंने कहा कि मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, ये थीम रखा गया, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें और बताएंगे कैसे। 2005 से ये हाइपरटेंशन डे मनाया जा रहा है और इसके पीछे मनाने का कारण है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे हाइपरटेंशन के लोग हैं जिनको उन्हें पता ही नहीं होता कि उनको हाइपरटेंशन है, या पता चल भी जाए तो वो अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल रखने के लिए, मेजर करने के लिए सिंसियर एफर्ट नहीं लगाते। उनको लगता है ठीक है ना, अभी कोई ज्यादा सिम्टम नहीं है। छोटी छोटी समस्या ही जो है ना वो धीरे धीरे बड़ी बन जाती है। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि हार्ट अटैक आने की संभावना, स्ट्रोक आने की संभावना हाइपरटेंसिव को ज्यादा होती है। तो हमें अगर आपका हाइपरटेंशन अगर आपको लाइफ में एक बार भी डिटेक्ट हो जाए तो आपको फ्रीक्वेंट बेसिस पर अपना ब्लड प्रेशर नापना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए कि क्या वो कंट्रोल में है ना। 120/80 के नीचे ये नॉर्मल है। 130 तक भी हम उसको प्री हाइपरटेंसिव बॉर्डर के रेंज में ले सकते हैं, लेकिन अगर 130 से ज्यादा है सिस्टोलिक का ऊपर वाला और नीचे वाला अगर 85 से अगर ज्यादा है तो आपको एक्टिव रूप से इसे कंट्रोल करने की जरूरत है, रेगुलर मॉनिटर करने की जरूरत है। आपके घर में खुद से बीपी नापने की मशीन होनी चाहिए ताकि आप उसे मेजर कर सकें। डॉक्टर के पास जाएंगे तभी मेजर होगा, वो आइडियल सिचुएशन नहीं है अगर एक बार डिटेक्ट हो जाए तो। और बीपी को नापने का भी एक ढंग होता है ना। जब भी ब्लड प्रेशर को नापते हैं तो पहले आप अगर चल कर आए हो तो पहले आपको 5 मिनट पहले सुस्ताना चाहिए। अगर हम खड़े होंगे, चलेंगे, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर हम बोलेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। शांत मन से, शांत रिलैक्स होते हुए थोड़े से 5 मिनट की शांति के बाद ब्लड प्रेशर मेजर करना चाहिए, है ना। ब्लड प्रेशर को कफ कैसे बांधा जाता है वो सीखना चाहिए, है ना। और सही ढंग से मेजर करेंगे तभी उसका वैल्यू है। और अगर कभी आपको लगता है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा आ रहा है ना, तो आप 3 मिनट रुककर, 5 मिनट रुककर फिर से चेक कीजिए। और जो पहले की रीडिंग और बाद की रीडिंग है, इनका जो एवरेज है वो आपके लिए फंक्शनल है ना। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये मशीन ठीक नहीं कर रही है। हमारा ब्लड प्रेशर ना, बहुत लोग मुझे से मिलते हैं जो बोलते हैं ये मशीन ना कभी ये रीडिंग बताती है, कभी ये रीडिंग बताती है, ये मशीन जो है ठीक काम नहीं कर रही है। हमारा फिजियोलॉजी है ये, है ना। हम एक कोई फिक्स मशीन नहीं है कि हमारा एक ही कांस्टेंट होता है। जैसे जैसे हमारे भाव आते हैं, जैसे हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म चेंज होती है, वो चेंज होता है। तो अगर हम 5 मिनट के इंटरवल के बाद फिर से मेजर किया हमने, तो उन दोनों का जो एवरेज है वो आपको मेजर करना चाहिए और लिख कर रखना चाहिए। जब लिख कर रखेंगे और फिर कभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो प्रॉपर्ली आपके सिचुएशन को समझ पाएंगे और वैसा कंट्रोल कर पाएंगे। जी सर, अभी जब आप बता रहे थे हाइपरटेंशन के बारे में, तो एक सवाल है कि जैसे आज के टाइम पे हमें पता नहीं होता है कि हमें हाइपरटेंशन है कि नहीं, क्योंकि हम अपने नॉर्मल टेंशन को ही बहुत ज्यादा एक्सीड कर देते हैं एक लिमिट तक। तो हमें कैसे पता चले कि हम उसके शिकार हो चुके हैं और अपने आप पे उस पर काम कर सकें? देखिए, क्लिनिकली तो ये जब हम ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे तो ही पता चलेगा कि हाइपरटेंशन है कि नहीं है ना। बहुत सारे परिवार में अगर किसी को भी हाइपरटेंशन अगर हो जाता है और मशीन घर में होती है तो मेजर करना लेना चाहिए। मेजर करने का वो तरीका 5 मिनट रेस्ट करने के बाद मेजर करें हम, है ना। और मेजर करने कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई रूटीन चेकअप हो रहा है तो मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम अपनी लाइफ में जो हम अपनी जिंदगी जो जी रहे हैं, उस जिंदगी में अगर हमारे जीवन में तनाव होता है ना, टेंशन, तो इस टेंशन को हम कम करने की, कंट्रोल रखने की कोशिश करें, क्योंकि टेंशन ही हाइपर टेंशन बनता है। जिस भी डॉक्टर ने हाइपर टेंशन नाम दिया होगा तो बहुत सही नाम उसने दिया है। टेंशन ही हाइपर टेंशन बनता है। अगर आप टेंशन को अपनी लाइफ से हटा लें तो हाइपर टेंशन आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा, है ना। जो भी वर्कलोड है, हर एक काम में प्रेशर होता है ना। थोड़ा बहुत अगर हम उसको लोड लेकर देखें तो
जब कोई व्यक्ति को टेंशन होता है तो वो सोचता है कि ये प्रोफेशन ठीक नहीं है, अगर मैं उस प्रोफेशन में होता तो अच्छा होता, है ना। हिंदी में एक मुहावरा है कि दूर की घास हरी दिखती है ना। जिस प्रोफेशन में हम नहीं है वो प्रोफेशन हमें अच्छा लगता है, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है ना। हम अपने लाइफ में अपने ऐसे लाइफ स्टाइल रखें, हमारी लाइफ में ऐसा मेडिटेशन हो, हमारा ऐसा माइंडसेट हो। अभी हम उन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। जितना हम अपने लाइफ स्टाइल को नेचुरल और स्पिरिचुअल बना लेंगे तो टेंशन नहीं होगा, है ना। कुछ ब्रीदिंग टेक्निक की मैं आज बात करूंगा जिसकी मदद से हम इसको कम कर सकते हैं। योग निद्रा की बात होगी, ग्राउंडिंग अर्थिंग की बात होगी, तो हम अपने टेंशन को कंट्रोल में रखेंगे तो हाइपरटेंशन से बचे रहेंगे। जी सर, आप बात कर ही रहे हैं कि आज हम टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, तो एक सबसे पहला सवाल जो मैं लेना चाहूंगी इस चीज को लेकर, अगर हमें बहुत ज्यादा अचानक से स्ट्रेस की वजह से या टेंशन की वजह से प्रॉब्लम होने लग जाए, एक सडन क्या तरीका, क्या सोल्यूशन है जिसको हम अपना सकते हैं? यहाँ पे ना माइंड टू मैटर एक बहुत जबरदस्त किताब है जो पत्री जी ने बहुत रिकमेंड करी, और वो बुक मुझे भी बहुत पसंद है। उस बुक को मैंने पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन पढ़ा है। उस बुक में एक बहुत अच्छी अल्फा ब्रीदिंग, वैगस ब्रीदिंग का मेथड आता है। वैगस नर्व हमारे ब्रेन में एक 10वां कैनियल नर्व होता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ब्रीदिंग का एक पार्टिकुलर तरीका है जिसकी मदद से हम वैगस नर्व को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें क्या करना होता है कि जो हम नाक से ब्रीदिंग लेते हैं उस ब्रीदिंग को थोड़ा सा गहरा करना है और मुंह से सांस छोड़ना होता है। ऐसा सांस छोड़ना जैसे सामने एक कैंडल है और उससे आपको बुझाना है। एक बार देख लीजिएगा। जब बात आपको समझ में आ जाए तो आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं। जो श्वास लेनी है उसको थोड़ा सा गहरा करना है, बहुत ज्यादा गहरा नहीं करना है। थोड़ी सी सांस गहरी होगी और मुंह से सांस छोड़ना जैसे आपको एक मोमबत्ती को बुझाना, मोमबत्ती से दूर रखिए। और इस प्रोसेस में जो हम श्वास छोड़ रहे हैं मुंह से, इसको हम जितना धीरे छोड़ेंगे उतना अच्छा इसका रिलैक्सेशन इफेक्ट आएगा। हमारे मुंह माउथ के ऊपर के हिस्से में, जिसको सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं बायोलॉजिकली, उसको टच करते हुए जब सांस बाहर जाती है तो वैगस नर्व की ब्रांच एक्टिव होती है। और इसे अगर हम ठीक से 5 बार भी करते हैं तो आप पाएंगे कि इससे आपका तनाव जो है वो थोड़ा कम होता है। जिन भी लोगों को, जो भी दर्शक अभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप इसको ट्राई करके देखिएगा। प्रॉपरली आपने 5 बार ट्राई किया, इंस्टेंट आपका स्ट्रेस थोड़ा सा कम होता है। ये स्ट्रेस को कम करने का टेम्पररी उपाय है। मैं अभी परमानेंट उपाय की भी बात करूंगा, लेकिन जब सिचुएशन कभी कोई हावी हो, किसी बात से हमारा किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई गुस्सा हो जाए, कोई भी, आजकल की मॉडर्न एज में जो फास्ट जिंदगी है तो बहुत सारे होते रहते हैं, तो ये वैगस ब्रीदिंग जो है ये बहुत हेल्प करेगा। जिन लोगों को भी बीपी के मरीज हैं उनको ये ब्रीदिंग हर 2 घंटे पर करना चाहिए। 24 घंटे में, खासकर दिन के समय, आप इसे 5 बार कर लिया करें। इसे करने से भी आपकी बीपी की रीडिंग में थोड़ी सी कमी आ सकती है, थोड़ा सा वो बैलेंस हो सकता है। जी सर, और भी बातें हैं, और भी समस्याएं हाइपरटेंशन से जुड़ी बात करेंगे उनके बारे में। दर्शक जो सवाल लेंगे। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार मैम, मैं गीता बोल रही हूँ सोनीपत से। जी, क्या सवाल है मैम आपका? मेरा ये सवाल था कि मुझे हाइपरटेंशन मतलब 190, 180, 200 ऐसे जाता है और मुझे नी में स्पेस कम है, तो चौकड़ी तो लगाने लगी हूँ। एक नी में 3 ग्रेड है, दूसरे में 2 ग्रेड के है, तो चौकड़ी लगा के ध्यान करना चाहिए, ये चौकड़ी लगानी नहीं चाहिए। ये 2 क्वेश्चन देंगे। पहला क्वेश्चन तो समझ में आया कि उनको हाइपरटेंशन है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रही है? नी में प्रॉब्लम बता रहे हैं कि चौकड़ी करके अब बैठ पा रहे, लेकिन वो नहीं भी कर पा रहे, एक पैर में कर पा रहे, एक पैर में नहीं कर पा रहे। देखिए, आपको जो ये पीएसएसएम में इस बात पर बताया गया है कि हमें आलथी पालथी लगाने की कोई कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम कुर्सी पर, सोफे पर बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं। हाँ, वो पुराना ढंग है, वो आइडियल ढंग है, लेकिन जो ध्यान है वो मुख्यतः मन की स्थिति है, मन की शून्यता है। तो आप कुर्सी पर बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं। अगर आप आलती पालती चौकड़ी लगाने में कंफर्टेबल हैं तो लगाइए, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप कुर्सी पर, सोफे पर बैठकर ही ध्यान कीजिए, है ना। ध्यान में हम शून्य हो, ध्यान में हम गहरे जाएं, ध्यान में हमें रिलैक्सेशन का एहसास हो, ध्यान में ऊर्जा की अनुभूति हो, ये ज्यादा जरूरी है। फिजिकल पोस्चर उतना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना आप या ज्यादातर लोग समझते हैं। तो ध्यान को अच्छे से कीजिए। जो ब्रीदिंग अभी मैंने बताया,
इस ब्रीदिंग को दिन में 5 बार कीजिए। ध्यान को शुरू करने से पहले आप कीजिए। इस ब्रीदिंग को करने से, जिसका नाम अल्फा ब्रीदिंग है, ड्रैगस ब्रीदिंग भी कहते हैं, अल्फा ब्रीदिंग करने से आपका ध्यान ज्यादा गहरा होगा, आपकी बीपी की रीडिंग कम आएगी। साथ ही साथ आपको अपने लाइफ स्टाइल पे भी ध्यान देना होगा। अपने भोजन में सात्विकता बढ़ानी होगी। शाकाहारी भोजन तो जरूरी है ही, लेकिन शाकाहारी भोजन में भी और हम सात्विक भोजन पर आए, है ना। अपने भोजन में फल और सब्जियां, इनका कंटेंट बढ़ाना है। आपको फल खाना शुरू करना है, सलाद खाना शुरू करना है और अधिक मात्रा में खाना है। अगर कभी कभी आप फलाहार कर सके हफ्ते में एक दिन या कोई एक टाइम, तो सिर्फ वही करें कि आज सिर्फ फल खाना है। ऐसा बहुत लोग करते हैं, नेचुरोपैथी में बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वो सिर्फ फल, एक डाइट फल का ही रखते हैं। तो वैसा हम कर सकते हैं। और अपने भोजन में ऑयल का और पैक्ड फूड का प्रपोर्शन कम करना है। जो चीजें प्लास्टिक बंद होती हैं, ब्रेड है, बिस्किट है, इसको बिल्कुल यूज ना करें, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए हेल्दी नहीं है ना। हम खाते हैं टेस्ट के लिए, लेकिन ये हमारे बॉडी को भीतर से बीमार बनाता है। और ऑयल का कंजम्पशन भी थोड़ा कम करना है। प्रकृति में ऑयल जो है वो बीज में है, हम बीज का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब हम बीज से जब हम तेल निकाल लेते हैं तो वो तेल हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद नहीं है। तो उसका कम से कम प्रयोग करें, जितना कम कर लेंगे उतना अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सीख सकें तो ऑयल फ्री कुकिंग भी बहुत जगह पे हो रही है ना, उससे ऑयल फ्री कुकिंग भी हम सीख सकते हैं और बिना ऑयल का भी खाना बना सकते हैं। तो अपने मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए और थोड़ा लाइफ स्टाइल में चेंज लाइए, तो बीपी आपका कंट्रोल रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम कॉल करने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल लेंगे। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, मैं जीरकपुर से बोल रहा हूँ। जी, क्या सवाल है सर आपका? ध्यान करने से पहले मुझे हाई ब्लड प्रेशर था, ध्यान करने के बाद अब आजकल मुझे लो ब्लड प्रेशर हो गया, मुझे क्या करना चाहिए? जी, इंटरेस्टिंग। नरेंद्र जी, अगर लो ब्लड प्रेशर होने से आपको अगर कोई सिम्टम अगर नहीं आ रहे हैं, सिम्टम मीन्स कोई कमजोरी लगना या चक्कर आना, वैसी कोई तकलीफ नहीं है, तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है ना। जो नेचुरली होता है, फिजियोलॉजिकली होता है, वो ओके है। लेकिन हाँ, फिर भी थोड़े से मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ। 2 तरीके की मैं बात जिक्र करूंगा। पहला, हमारी हार्ट की जो नाड़ी है, हार्ट मेरिडियन, उस पर एक्यूप्रेशर के माध्यम से काम करना और सूर्य की प्रकाश का उपयोग करना। प्रातः काल में सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर या शाम में सूर्यास्त से 1 घंटे सूर्य के पहले, इस 2 घंटे के रेंज में सुबह का सूरज ज्यादा अच्छा है। आप 15 मिनट के लिए सूर्य प्रकाश में बैठकर ध्यान करें। सूर्य की तरफ आप पीठ भी कर सकते हैं, अगर सूर्य की रोशनी तेज हो, गर्मी का मौसम है तो आप सूर्य की तरफ पीठ करके 15 मिनट ध्यान में बैठिए। तो सूर्य का प्रकाश जब हमें मिलता है तो ना, ये जो लो बीपी हो रहा है, इसमें यहाँ पे इन यांग एनर्जी के सेंस में यांग एनर्जी की थोड़ा ज्यादा जरूरत है, इससे आपको हेल्प हो सकता है। और सूर्य प्रकाश में बैठने और ध्यान करने के अलावा एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है हमारे हाथ कलाई में, HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट, हार्ट 7, हमारी हार्ट की नाड़ी में 9 पॉइंट होते हैं। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको 2 मिनट के लिए दिन में 3 बार या 5 बार दबाना है। यहाँ पर दर्द जनरली नहीं मिलता है, तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर दर्द नहीं मिल रहा है तो पता नहीं मैं सही पॉइंट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आप इसका फोटो खींच कर रख लीजिए और इसको बाएं हाथ में दिन में 3 बार या 5 बार दबाना है। दाहिने हाथ में भी आप 1 बार 2 बार दबा सकते हैं। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को अगर आप रेगुलर करेंगे और सूर्य प्रकाश में बैठकर ध्यान करेंगे तो आपका जो अगर लो बीपी अगर होगा तो वो नॉर्मल आ जाएगा। वैसे अगर अपने आप को अगर कोई सिम्टम अगर आपको नहीं है तो आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, एहतियात के तौर पे ये भी कर लीजिए, इसमें कोई खर्चा नहीं है, बस आपको थोड़ा टाइम देना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। सर, एक सवाल और आया, जैसे एक फैक्ट है कि हर 3 में से 1 व्यक्ति को जो है आज हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है और अगर नहीं है तो हो सकने की संभावना है, तो इस पर थोड़ा विचार करें। ये बहुत चिंता का विषय है। हम अपने जीवन में इतने भागदौड़ में चले गए हैं, हमें जल्दी पहुंचना है, टाइम पे पहुंचना है, ऑफिस में बायोमेट्रिक लगानी है, हम घर से समय पे नहीं निकल पाते और फिर भागते जाते हैं ना। और आज हर जगह पे मेटलिस्टिक लाइफ थोड़ी ज्यादा हो गई है, कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है ना, हम पदार्थवादी ज्यादा हो गए है ना। तो ये जो माइंडसेट है हमारा कि हमें ज्यादा चाहिए, हम अगर सिंपल लिविंग अगर हम सीख सकें,
सादा जीवन, उच्च विचार, तो हमें तनाव नहीं होगा। देखिए पुराने समय में भी लोग जीते थे, पुराने समय में लोग काम करते थे, लेकिन आज के जमाने में थोड़ा सा ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि वो सब भागदौड़ में रहते हैं, वो ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ज्यादा सुख सुविधाओं में जीना चाहते हैं। दूसरों को देखकर हम बहुत कुछ करते हैं, दूसरे को देखने की क्या जरूरत है, हम अपने जीवन को अपने हिसाब से जिए। लेकिन अब पदार्थवादी दुनिया हो चुकी है, तो इस कारण से थोड़ा हाइपरटेंशन का जो प्रिवेलेंस रेट है, मेडिकल में इसको प्रिवेलेंस रेट बोलते हैं, 30% तक पहुंच गया है। 3% में 1% को हाइपरटेंशन है या होने वाला है। तो हमें इस पर ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, हम इसको लाइटली ना लें, क्योंकि अगर हम लाइटली लेंगे तो यही प्रॉब्लम बाद में फिर हार्ट अटैक के रूप में, स्ट्रोक के रूप में आती है। जब मैं हॉस्पिटल में काम करता था और पेशेंट आते थे, कभी कोई पैरालिसिस का पेशेंट है या, तो बोलता तो डॉक्टर साहब मुझे तो कोई तकलीफ थी ही नहीं, अचानक से आ गया ना। ये बहुत जनरल लोग यही सोचते हैं ऐसे कि अचानक से बीमारी आ गई। कभी कोई भी बीमारी अचानक से नहीं आती है ना। एक डॉक्टर एनके शर्मा भी हैं, वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं, और बोलते कोई भी बीमारी होती है ना, हम कई सालों से उसको अपने भीतर पाल रहे होते हैं। तो वो कुछ एनर्जी पे बात करते हैं, ऑरा पे बात करते हैं, तो वो बात भी सही है। हम लाइफ स्टाइल से सोचें, हम कई सालों से अपने लाइफ स्टाइल को खराब किए हुए हैं। कब खाना है, कब सोना है, हम होश ही नहीं है। रात में हम देर तक खा रहे हैं, रात का भोजन कम होना चाहिए, है ना। अगर हम प्रकृति के नियम को समझें तो दिन में जब सूरज होता है, गर्मी होती है, तब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ज्यादा एक्टिवली काम करता है। रात का भोजन लाइट होना चाहिए, लेकिन हम रात में भी हैवी फूड लेते हैं। रात का भोजन अर्लीस्ट जो भी पॉसिबल है, अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें हैं, जो भी आपके लिए अर्लीस्ट पॉसिबल है, अर्लीस्ट आप फूड लें। और कभी कभी रात का फूड डिनर स्किप कीजिए, फास्ट कीजिए, जिसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग ना। फास्टिंग का जमाना कम हो गया है, फास्टिंग अब कम लोग करते हैं। मैं गांव में देखता था कि बहुत लोग व्रत के नाम पे फास्टिंग करते थे। चलो व्रत के नाम पे ही सही, फास्टिंग तो हो रही है, हम उस कल्चर को भूल रहे हैं। ये सब कारण है कि हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं, और फिर हाइपरटेंशन बढ़ता है तो फिर दूसरी बीमारियां भी बढ़ती हैं। हाइपरटेंशन के लोगों को हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा होती है, और अभी हार्ट अटैक दुनिया में नंबर 1 किलर है। सबसे ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, और उसमें हाइपरटेंशन का भी रोल है। तो अगर हम अपना ध्यान रखेंगे, प्रकृति के अनुसार चलेंगे, अध्यात्म अनुसार चलेंगे, सादा जीवन, उच्च विचार रखेंगे, तो हाइपरटेंशन को कम किया जा सकता है। जी सर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बात कर रहे हैं, इसको बात करते रहेंगे, दर्शक जुड़े हैं, सवाल लेंगे। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम CM त्रिपाठी है। सर अपना नाम एक बार फिर से दोहराइए। CM त्रिपाठी जी, क्या सवाल है सर आपका? घुटने में दर्द रहता है चलने पर, जी पैर बाहर की तरफ से टेढ़ा हो जाता है जी, जिससे चला नहीं जाता है। जी फिजिकल वर्क करने पर सांस फूलती है जी, कभी कभी घबराहट बेचैनी होने लगती है। कितनी उम्र है त्रिपाठी जी आपकी? 70 इयर्स। ओके, ठीक है। त्रिपाठी जी देखिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे PNC हिंदी पर योग का कार्यक्रम आ रहा है, योग है जीवन ना। अधिक उम्र के व्यक्तियों को, सीनियर सिटीजन को योग जरूर करना चाहिए। वैसे तो योग सबको आइडियली करना चाहिए, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आप उस प्रोग्राम को देखते हुए योग का अभ्यास कीजिए। और योग में, जिस योग में पैर का मूवमेंट, क्योंकि आपको घुटने की तकलीफ है, जिस भी आसन में पैर का मूवमेंट होता है, आपके लिए वो ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ जो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं योग के अंदर, सूक्ष्म आसन, जिसमें हाथ की छोटी हाथ के जो ज्वाइंट्स होते हैं और पैर के जो ज्वाइंट्स होते हैं, उनका मूवमेंट होता है ना। इसको पवन मुक्तासन भी बोलते हैं। पवन मुक्तासन के अंदर ऐसे और भी चीजें आती हैं। तो सूक्ष्म आसन, सूक्ष्म व्यायाम और पवन मुक्तासन, इसको आप किया करें। इसको करने से, योग को करने से आपके ज्वाइंट्स फ्लेक्सिबल रहेंगे, उसमें अपान वायु नहीं फंसेगी। अपान प्राण और अपान 2 तरह की वायु होते हैं, अगर आपने सुना हो। अपान वायु के ज्वाइंट में फंसने से दर्द होता है। जब हम मूवमेंट करते हैं तो अपान वायु बाहर चली जाती है ना। इसके अलावा मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताता हूँ। 2 पॉइंट, एक हाथ में एक पैर में। पैर का पॉइंट है LV3। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट लीवर का तीसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट पैर के अंगूठे और बगल की उंगली के बीच में होता है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको दबाना है, एक बार में लगभग 2 मिनट के लिए। ऐसा दिन में कम से कम 3 बार, ज्यादा तकलीफ हो 5 बार भी दबा सकते हैं।
मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, LV3 पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। दोनों पैर में आपको इस LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है। और LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को जब दबाते हैं तो इसमें ज्यादातर केस में यहाँ पर थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा टेंडरनेस मिलता है, दबाने पर दर्द। तो आप जैसे जैसे दबाते जाएंगे वैसे वैसे ये टेंडरनेस कम भी होता जाएगा, तो वो साइन होता है कि आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, मेडिटेशन में आप ये भाव रखें कि मेरे अंदर कॉस्मिक एनर्जी आ रही है और ये कॉस्मिक एनर्जी मेरे सभी रोगों को ठीक कर देगी। आपने स्पिरिचुअल रियलिटी अगर देखा हो तो आपको पता होगा कि मेडिटेशन में हमारे अंदर एनर्जी उतरती है। अगर आपने स्पिरिचुअल रियलिटी नहीं देखा है तो आप YouTube पर स्पिरिचुअल रियलिटी PMC हिंदी टाइप कीजिए, उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को हर महीने रिपीट कीजिए ताकि आपको एनर्जी का कंसेप्ट ध्यान में रहे। पैर के एक्यूप्रेशर पॉइंट LV3 के अलावा हमें हाथ का एक्यूप्रेशर पॉइंट करना है HT7, जो आपको अपनी कमजोरी बताई। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है छोटी उंगली के जड़ में, बेस में है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने से जो आपको तकलीफ होती है चक्कर आने के और घबराहट के, वो चीजें नहीं हुआ करेंगी। तो इस दोनों हाथ में इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार दबाए करें। ज्यादा जरूरी बाएं तरफ में है, क्योंकि हमारा जो हाथ होता है वो बाएं तरफ होता है। ये दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट को रेगुलर काम करेंगे और ध्यान में बैठेंगे। देखिए एक्यूप्रेशर पॉइंट से ज्यादा पावरफुल होता है मेडिटेशन। तो दिन में 2 बार आपको मेडिटेशन में जरूर बैठना है, योग का अभ्यास करना है, एक्यूप्रेशर पॉइंट करना है, आप ठीक हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी हमें कॉल करने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि जिस तरीके से सर ने आपको सारी समस्याओं का समाधान बताया, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। इसी के साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल लेंगे। हेलो हेलो, नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। हाँ, मैं ब्रजकांत पंडित से पंडित लखनऊ से बोल रहा हूँ। जी, क्या सवाल है सर आपका? बीपी से मरीज हूँ मैं, बीपी की दवा से छुटकारा मिल सकता है तो कैसे? जी टीवी सर, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और हमसे बात कीजिए, हमें आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। सर अपना एज बता दीजिए एक बारी। मेरी उम्र 82 साल की है। जी। मैं 15 साल से बीपी का मरीज हूँ, बीपी की दवा ले रहा हूँ। क्या बीपी की दवा से मुक्ति हो सकती है? योग भी करता हूँ, प्राणायाम भी करता हूँ, टहलता भी हूँ और ध्यान भी करने का भरपूर प्रयास करता हूँ। अधिक से और शाकाहारी हूँ। बहुत बढ़िया। तो ब्रजकांत जी, जब आप इतनी सारी चीजें कर रहे हैं तो आपको किस प्रैक्टिस का कितना महत्व है ये पॉइंट भी जानना चाहिए। इन सभी प्रैक्टिस में ध्यान, योग, वॉक करना, शाकाहारी होना, इन सभी में सबसे ज्यादा जरूरी है ध्यान में बैठना, है ना। दिन में 2 बार आप ध्यान में बैठा करें और ध्यान से पहले आप प्रार्थना कर लीजिए कि हे भगवान, मेरा ध्यान अच्छा हो, मेरा ध्यान गहरा हो। प्रार्थना से हमारा ध्यान गहरा होता है। जितना अच्छा आपका ध्यान होगा उतना अच्छा आपका बीपी ठीक होगा। आप ये जानिएगा कि आपको दवाओं से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन खुद से दवा बंद नहीं करनी है। आप ठीक से करते जाइए, जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिए। अपने बीपी को नाप कर लिखना है। अगर बीपी मशीन आपके घर में हो तो बीपी मशीन हफ्ते में 2 बार आप बीपी नापें, है ना। 1 बार नापेंगे तो भी चलेगा और लिखिए। तो जब धीरे धीरे कम होगा, जो मैं बता रहा हूँ करने से, तो डॉक्टर के बंद करने के बाद दवा बंद कीजिएगा, खुद से बंद मत कीजिएगा। और यहाँ पर ये बात है, जो आप वॉकिंग करते हैं उसमें आपको बेयरफुट वॉकिंग भी करना चाहिए। कोई ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट हो, थोड़ा घास हो जाए या प्लेन हो, लेकिन नंगे पैर से चला जा सके। थोड़ा सा बेयरफुट वॉकिंग करनी है। देखिए, जो बीपी बढ़ता है उसमें एक कारण है कि हमारे शरीर में पृथ्वी की प्राण ऊर्जा, प्राण ऊर्जा को आप समझते हो, 2 तरह की प्राण ऊर्जा होती है। पृथ्वी की प्राण ऊर्जा होती है और सूर्य की प्राण ऊर्जा होती है। पृथ्वी की प्राण ऊर्जा की कमी हो जाती है। अगर हम बेयरफुट चल सकें, घास ज्यादा अच्छा है, नहीं तो मिट्टी प्लेन जगह भी चलेगी। बेयरफुट चलने से हम पृथ्वी से जुड़ते हैं और पृथ्वी से जुड़ने से हमारी बीपी जो है वो कम होती है। तो नंगे पैर आपको चलना है। वॉकिंग आप जो कर ही रहे हैं उसमें नंगे पैर करना शुरू कर दीजिए। और अगर ध्यान में अगर आपको ऊर्जा का एहसास शुरू हो चुका हो, है ना, मेडिटेशन में हमें ऊर्जा की फीलिंग होती है, तो और फिर आप नंगे पैर जब चल रहे हैं उसमें कहीं तक आप ध्यान भी अगर बैठ सकें, नंगे पैर ही, अगर कोई बैठने की जगह मिल जाए तो नंगे पैर जमीन पे, और अगर साफ सुथरी जगह मिल गई तो डायरेक्ट जमीन पे। तो उस तरह से पृथ्वी पर बैठकर पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ना है। पृथ्वी से रिक्वेस्ट करना है, हे धरती माँ, अपनी प्राण ऊर्जा को मेरी ऊर्जा से जोड़ो। और अगर आपके भाव करने से या ध्यान से अगर आप उसकी ऊर्जा से जुड़ जाएंगे तो आपका बीपी कम होना शुरू हो जाएगा, है ना।
पृथ्वी के प्राण ऊर्जा से जुड़ना एक बहुत बड़ा जरूरी पॉइंट है हाइपरटेंशन को, बीपी को कंट्रोल करने के लिए। और आपने बात करी है कि आप शाकाहारी हैं, बहुत अच्छी बात। अब शाकाहारी इसका नेक्स्ट स्टेज होता है फलाहारी। हफ्ते में एक दिन फलाहार कीजिए अगर आप कर पाए तो। फलाहार अगर करेंगे ना तो ये भी बीपी को कंट्रोल करने में बहुत फायदेमंद होता है। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि सुबह जो नाश्ता होता है, नाश्ते में हम फल खाएं, नाश्ते में हम आग का पका हुआ भोजन ना लें, तो फल का सेवन ज्यादा करने से उससे भी हमारा बीपी जो है वो कंट्रोल में आता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए, फायदा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजकांत जी हमसे जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। सर, जैसे कि अभी सर ने बताया कि वो हर उस सही कार्य का प्रयोग कर रहे हैं जिससे वो स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये एक सिक्योरिटी चाहिए कि मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है तो मैं इससे कैसे बाहर आ सकता हूँ। तो ये जो स्टेज है हमारे माइंड का कि हमें कोई बीमारी नहीं है और हम और अच्छा होना चाहते हैं, तो वो स्टेज हम कैसे लाएं अपने अंदर, तो उसके बारे में देखिए। यहाँ पे है कि अध्यात्म एक बहुत गहरा फील्ड है ना। जितना हम अभी तक समझ चुके हैं उससे और नीचे गहराई जानने का स्पेस है ना। जब हम योग में आ चुके हैं, वॉकिंग में आ चुके हैं, मेडिटेशन में भी आ चुके हैं, तो हमें इससे भी और गहरे हमें माइंड को समझने पे जाना चाहिए। हमारे माइंड की थिंकिंग का और इमोशन का रोल होता है। तो हम अपने आप से प्यार करते हैं अगर हम अपने आप को हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, अच्छी बात है। हर एक व्यक्ति को इस पर चिंतन करना चाहिए कि मैं अपने हेल्थ को कैसे इंप्रूव करूं, कैसे बेहतर बनाऊं, है ना। चिंतन मनन लगातार करते रहने से आपको डिवाइन भी गाइडेंस देता है ना। इसको हायर सेल्फ भी कहा जाता है, हमारी पराचेतना। भगवद गीता में आता है 7वें अध्याय में पराचेतना है। तो पराचेतना की आवाज भी हमें सुनाई देती है। अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं, अगर आप अपने बीपी को कंट्रोल करना चाहते हैं, और अब मेडिटेशन में अगर आप पूछें कि मुझे अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए, आपको जरूर अंतरात्मा आपकी आवाज आएगी कि हाँ ये करेंगे तो मेरा हेल्थ अच्छा होगा, है ना। इसको इंट्यूशन कहते हैं, सिक्स्थ सेंस। तो वो भी हमें करना चाहिए। ध्यान सिर्फ आंख बंद करके सांसों पे ध्यान लगा लेना सिर्फ उतना ही नहीं, वो तो शुरुआत है, वो अच्छा है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इंट्यूशन को सुनना है ना। जो विपासना आता है, ध्यान की 3 अवस्था है, आनापानसति, कायानुपश्ना और विपासना। विपासना में विशेष रूप से हमारे जो सेंसेस हैं, हमारे इनर सेंसेस एक्टिव होते हैं। तो हमारा थर्ड आई से हमें दिखता है, हमारे इनर ईयर से हमें सुनाई देता है ना। हमारी अंडरस्टैंडिंग फिजिकल से नॉन फिजिकल में जाती है। जो दिखने वाली दुनिया है उसके अलावा जो नहीं दिखने वाली दुनिया है, थोड़ा सा मिस्टिकल लगेगा बहुत लोगों को, हम उससे भी ज्ञान ले सकते हैं। दुनिया में जितनी भी किताबें जो लिखी गई हैं, जो पहला जो व्यक्ति ने जिसको ज्ञान आया 7 चक्र के बारे में हम जानते हैं, जो वो पहला व्यक्ति जिसको 7 चक्र के बारे में पता चला, तो कहाँ से पता चला होगा? ऊपर से ही ज्ञान उतरता है। तो जो हम भी तो डायरेक्ट पकड़ सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान, उसके लिए ध्यान अच्छा हमारा होना चाहिए। तो हम गहरे ध्यान में जाने की फिक्र करें, ध्यान को लगातार गहरा करते रहें, बारीकियों को समझें, पत्नी जी के हर एक वीडियो को समझें, क्या बारीक बातें हैं, क्या सूक्ष्म बातें हैं ना। जैसे यहाँ पे ही, जैसे अगर कुछ लोगों को अगर ध्यान लगाने में दिक्कत हो रही हो, उन्हें डाउट आता है कि ध्यान में अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एक और अभ्यास है ध्यान से मिलता जुलता, जिसका नाम है योग निद्रा। बिहार स्कूल ऑफ योगा ने योग निद्रा को इन्वेंट किया था आज से 50 साल पहले। वैसे तो परंपराओं में शायद पहले भी है, लेकिन प्रॉपर योग निद्रा के फॉर्म में 50 साल पहले ही दुनिया में आया है, 60s में स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के द्वारा। तो योग निद्रा पर हार्वर्ड के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने काफी रिसर्च किए हैं, बहुत रिसर्च हुआ है। जब हम लेट के बॉडी के एक एक पार्ट को फील करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो ये योग निद्रा जो है ना बहुत हेल्प करता है। और योग निद्रा के मॉडिफिकेशन से भी बहुत सारी टेक्निक आ चुके हैं। जैसे एक है PMR, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, जैकॉब्सन PMR, है ना। तो हम योग निद्रा का अभ्यास करें। लेट क्या होता है, यूट्यूब पे बहुत सारे आपको गाइड मिल जाएंगे योग निद्रा। मेरी आवाज में भी 18 मिनट की हिंदी भाषा में योग निद्रा है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती के जो नेक्स्ट आते हैं, स्वामी नैनानंद सरस्वती, अभी जो बिहार स्कूल ऑफ योगा के हेड हैं, उनकी आवाज में योग निद्रा है। तो योग निद्रा करेंगे, उससे भी हमारा बीपी कंट्रोल होगा और ध्यान हमारा गहरा होगा। योग निद्रा का भी हमें सहारा ले सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल का जवाब दिया आपने। एक और सवाल था, जैसे कि अब हम हाइपरटेंशन के ऊपर बात करें तो हम उसके सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करना चाहेंगे। तो क्या वो ऐसे आक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जिसका रोज प्रयोग करने से भी हम इससे ठीक हो सकते हैं? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये बात है कि मैं अगर हाइपरटेंशन अगर आ चुका है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, मैं उसकी बात करूंगा। और अगर नहीं अभी आया है तो हम क्या करें कि वो आए नहीं। तो जब नहीं आए तो वहां पर लाइफ स्टाइल का ज्यादा महत्व है।
लाइफस्टाइल यानी कि लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि हम क्या खाते हैं, हम कैसे सोते हैं, हम कैसे बैठते हैं, हम कैसे चलते हैं, है ना। बैठना भी हमें सीधा बैठना चाहिए, हमेशा बिल्कुल बैक सपोर्ट लेकर बिल्कुल पीठ को टेढ़ा करके हम बैठते हैं जो बहुत लोग, वो बैठने का सही तरीका नहीं है। सीधे होकर बैठा करें। जो सोना है सही समय पर सोना, सोने को हम जितना लेट करेंगे 10 बजे तक हमें सो जाना चाहिए, 11 बजे तक सो जाना चाहिए। जितना हम लेट करेंगे ना उतना हमारा जो बॉडी का इंटरनल बायोलॉजी है वो डिस्टर्ब होती है। हमारी बायोलॉजी सूरज और चांद से जुड़ी हुई है। दिन का समय जागने के लिए होता है, रात का समय सोने के लिए होता है। और अगर हम रात के समय में जागेंगे तो बॉडी तो कंफ्यूज होगी, बॉडी तो इंटरनली डिस्टर्ब होगी। जब तक बहुत जरूरी नहीं हो हम रात में ना जागें। रात में जागेंगे तो फिर दिन में नींद आएगी, है ना। बहुत सारे एक्सीडेंट जो होते हैं वो ठीक से नींद नहीं लेने के कारण होते हैं। अगर हम ठीक से नींद को रेस्पेक्ट करें, जब नींद आती तब सोएं, है ना। मुझसे हम व्हाट्सएप ना चलाएं, मोबाइल ना चलाएं। रात में 10 बजे इंटरनेट, वाईफाई और मोबाइल डेटा दोनों बंद कर दीजिए। कुछ नहीं करने को होगा तो नींद आएगी ही। और थोड़ा सा हम ध्यान में बैठ जाए, ध्यान में थोड़ा देर बैठेंगे तो नींद आती है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो नींद की गोलियां खा रहे हैं, नींद नहीं आती है तो, और जब वो आनापानसती ध्यान सीखते हैं तो डे 1 से उनको अच्छी नींद आने लग जाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास। अगर आप हमारे ध्यान का अनुभव सुनेंगे, हम हैं PSSM या और किसमें, तो आपको ऐसे अनुभव सुनने को मिलेंगे। ध्यान कर अगर हम रात में सोने जाएं तो बहुत अच्छी नींद आती है। नींद को आने में उतना दिक्कत नहीं है। ध्यान नहीं करते हैं ना हम तो ही नींद की तकलीफ होती है। योग निद्रा करने से, योग निद्रा करते करते लोग सो जाते हैं और ऐसी गहरी नींद में सोते हैं कि उनकी कई घंटों की नींद पूरी हो जाती है। पत्री जी ने बताया भी है कि 1 घंटे अच्छे से अगर हम ध्यान में बैठें तो 3 से 6 घंटे की नींद के बराबर होता है ना। तो ध्यान को, हम की क्वालिटी को हमें समझना चाहिए, ध्यान को गहरा करना चाहिए। जितना अच्छा ध्यान होगा, जितना अच्छा हमारा माइंडसेट और लाइफस्टाइल होगा, सही समय पर सोना, सही समय पर भोजन करना, अपनी भूख को दबाना नहीं। जैसे कई बार हम काम कर रहे हैं, भूख लगी, हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। तो भूख लगी है तो आप भोजन कीजिए, और जितना भूख है उतना भोजन कीजिए, हेल्दी भोजन कीजिए, घर का भोजन कीजिए। ना फास्ट फूड का जो कंसेप्ट चल पड़ा है, ना बाहर का भोजन करना, इसे कम से कम होना चाहिए। जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। हाइजेनिक घर का फूड हाइजेनिक भी होता है, सात्विक भी होता है ना। उसमें इमोशंस होते हैं ना। अगर आप ब्रह्म कुमारी के प्रवचनों को सुने तो बाहर का फूड तो स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हम PSSM में उतना मना नहीं करते, लेकिन आपको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं कि आप घर के फूड को प्रायोरिटी दें। जितना आप घर का भोजन करेंगे ना उतना आप हेल्दी रहेंगे। तो भोजन पर ध्यान दें। भोजन में भी सात्विक भोजन, शाकाहारी भोजन अच्छी बात है, लेकिन शाकाहार क्यों, है ना। सात्विकता 3 गुण आते हैं, तमस, रजस, सत्व। तामसिक भोजन क्या है? जब भोजन करने वाला अगर आपको नींद आए तो आपने तामसिक ढंग से भोजन किया है। जोर से ज्यादा भोजन करने से भी नींद आती है ना। कभी कभी किसी का अगर स्टमक कमजोर हो गया है तो थोड़ा सा भी भोजन करता है तो भी नींद आती है। तो वहां पे मणिपुर चक्र पे काम करना है। तो भोजन के बाद नींद आती है तो ये तामसिक ढंग से आप भोजन कर रहे हैं। अगर आप अधिक मिर्च मसाले भोजन खाते हैं, ज्यादा तला भुना खाते हैं, तो इससे ना आपके जीवन में जोश ज्यादा बढ़ता है ना। आप एग्रेशन होते हैं। तो रासिक भोजन से हमें बचना चाहिए, है ना। और सात्विक भोजन जो हमारे भीतर शांति लाता है, हमारे उनको सुकून देता है। सात्विक भोजन लेने पे हमें ध्यान देना चाहिए। तामसिक भोजन हम कम करें, रासिक भोजन कम करें, शाकाहारी भोजन करें और सात्विक भोजन करें। और हम सत्व को समझें कि कौन से भोजन में सत्व ज्यादा है। घर के भोजन में सत्व ज्यादा है। फ्रेश फूड में आप जितना फ्रिज में कोई फूड को रखते हैं बाद में कंज्यूम करते हैं, फ्रिज में आपने रखा वो भोजन तामसिक बन गया। अब आपको लग रहा है कि हाँ खाना वेस्ट नहीं हो रहा है और हम खा रहे हैं, है ना, या फिर बहुत कोई टेस्टी चीज है तो आप बाद में फिर से उसको स्वाद ले रहे हैं, तो वो शरीर के लिए ना उतना पोषक वो नहीं रह गया। तो उसको कम से कम कोशिश करें। जितना फ्रेश फूड हम लेंगे उतना सात्विक रहता है। तो अपने भोजन पे ध्यान दें। हमें अपने भोजन में फाइबर ज्यादा लेने चाहिए। फाइबर क्या होता है, जिसको हिंदी में तो रेशा बोलेंगे, वो प्रीबायोटिक है। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक 2 चीज होती है। हमारे भोजन में जितना प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक है वो भोजन उतना अच्छा है ना। फाइबर हमें अधिक मात्रा में लेनी चाहिए। जैसे ये गेहूं का जो चोकर होता है उसमें फाइबर होते हैं, या जो 5 मिलेट्स हैं, सभी मिलेट्स में फाइबर है। 5 मिलेट्स में ज्यादा फाइबर है, 9 to 10% फाइबर होता है 5 मिलेट्स के अंदर।
तो अगर हम 5 मिनट्स का सेवन करें, तो अगर हम 5 मिनट्स के अमली खाना शुरू कर दें तो यह भी हमारी बीपी को कंट्रोल करने में फायदा करेगा। आपको स्क्रीन पे 5 मिनट्स दिखाए जा रहे हैं। ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, कोदो, फॉक्सटेल, मिलिट्री। पिछले 40 साल से डॉक्टर खादर वली इस 5 मिनट्स का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस मिलेट के डाइट पे आ जाने से, अगर गेहूं चावल बंद करके अगर इस पर आ जाएं तो इससे भी आपका हाइपरटेंशन का कंट्रोल होना गारंटेड है। 3 महीने आप करके देख लीजिएगा, तो इससे भी बीपी आपका ठीक हो जाएगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही विस्तार से समझाया लाइफस्टाइल को रखना इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा प्रायोरिटी में। सर, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अपने दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि लाइफस्टाइल को इंपॉर्टेंट रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में योगा का अभ्यास भी जरूर करें और रोज करें। तो आप पीएमसी के साथ जुड़कर योग कर सकते हैं। सोमवार से शनिवार सुबह 7 बजे आप हमारे साथ जुड़कर योग कर सकते हैं और उसका पुनः प्रसारण भी सोमवार से शनिवार को होता है दोपहर 3 बजे। तो जुड़िए हमारे साथ और जुड़कर और मिलकर योग कीजिए और ध्यान कीजिए और अपने लाइफ को स्मूथ बनाइए। इसी के साथ अगले दर्शक बने हुए सवाल लेंगे। हेलो। हाँ जी, हेलो, नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। मेरा नाम नवीन शर्मा है। सर, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और हमसे बात कीजिए। जी, पूछिए क्या सवाल है रवि जी आपका। हाँ जी, मेरा सवाल ये है, जो आनुवांशिक मानसिक रोगों से है और जो और भी बीमारियां होती है आनुवांशिक, उनको ध्यान कौन से तरीके से दूर कर सकते हैं? ध्यान से आप। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये बहुत भ्रांतियां हैं आनुवांशिक रोगों के लिए, है ना। हमारे मेडिकल सिस्टम में इस पर बहुत रिसर्च हो चुका है। एक फील्ड है इपीजेनेटिक्स। आप कॉलर की वॉल्यूम को कम कर दीजिए। जो हेरिडिटी बीमारियां, आनुवांशिक बीमारियां, उसको जेनेटिक्स बोलते हैं। और इपीजेनेटिक्स से एक हायर साइंस है इपीजेनेटिक्स। जो जेनेटिक्स है उससे एक ऊपर का साइंस आ चुका है इपीजेनेटिक्स, जिसको आए हुए भी अब धरती पर 30 साल हो गए और इसके लिए तो एक बार नोबेल प्राइज मिल चुका है, लेकिन समहाउ ये अभी तक पॉपुलर नहीं हुआ है। इपीजेनेटिक्स में क्या है कि जो जीन है, हमारी बॉडी में जीन होते हैं, है ना, वो जीन, हमारी बॉडी में जितने जीन हैं टोटल, क्या हर एक जीन हमेशा एक्टिव होते हैं? नहीं। उनको कैसा सिग्नल मिलता है तब वो एक्टिव होते हैं, या वो अगर सिग्नल नहीं मिलता है तो इनएक्टिव बने रहते हैं। ये सिग्नल कहाँ से मिलता है? 2 जगह से मिलता है। इन्वायरमेंट से, हम कैसे माहौल में रहते हैं, और हमारे माइंड से, हम मन में क्या, हमारा इंटरनल बॉडी में किस तरह के हमारे इमोशन चल रहे हैं। तो अगर हम इन्वायरमेंट को चेंज कर लें तो जीन चाहे बीमारी वाले हों, जब हेरिडिटी डिजीज की बात होती है तो बोलते हैं कि हाँ, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में होता है BRCA जीन, BRCA जीन है तो रिस्क है। तो जीन चाहे हो भी, अगर हम इन्वायरमेंट को चेंज कर दें, माइंड को चेंज कर दें, तो उसको ट्रिगर नहीं मिलेगा। इसको एक ऐसे एग्जाम्पल, आसान एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए कहीं बारूद है, और बारूद है तो वहां पर उसमें विस्फोट हो सकता है, आग लग जाए या उसको कुछ हो तो वो धमाका हो सकता है। लेकिन अगर उस बारूद को अगर पानी में डाल दिया जाए तब तो वो बारूद कोई काम का नहीं रहा। तो अगर हम इन्वायरमेंट को चेंज कर दें तो जीन जो है वो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट है, इसको जीन जब एक्सप्रेस होता है इसको बोलते हैं फेनोटाइप। तो बिना जीनोटाइप को बदले, बिना जीन को बदले, हम इन्वायरमेंट के द्वारा और माइंड के द्वारा फेनोटाइप को बदल सकते हैं। जेनेटिक डिजीज से, आनुवांशिक बीमारियों से घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों ये इपीजेनेटिक्स का कंसेप्ट पॉपुलर नहीं हो रहा है ना। अब क्या है इसका कारण, मैं नहीं उतना स्पष्ट बोलना चाहूंगा। आप ज्यादा लोग समझदार हैं और समझते हैं ना इस प्रॉफिट इंडस्ट्री को। हमें जो इंटेलेक्चुअल है उन्हें खुद से समझना पड़ेगा, और आजकल गूगल से तो सब कुछ नॉलेज अवेलेबल है, अच्छी अच्छी किताबें हैं। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन जो कि स्टेम सेल पे रिसर्चर हुए, सेल बायोलॉजिस्ट हुए, इपीजेनेटिक्स पर उन्होंने काम किया। मुझे बहुत अच्छी किताब है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, अंग्रेजी भाषा में, अगर आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं तो ये पढ़कर आपको इपीजेनेटिक्स के बारे में पता चल सकता है। इपीजेनेटिक्स की और भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन बायोलॉजी ऑफ बिलीफ थोड़ी सरल भाषा में है, और ब्रूस लिप्टन बहुत एक्टिवली इसका प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं। हमें आनुवंशिक बीमारियों से घबराने की जरूरत नहीं है अगर हमें इपीजेनेटिक्स का नॉलेज हो तो। अगर हम अपने इन्वायरमेंट को और अपने माइंड को अगर हम कंट्रोल में ले लें तो, और जीन के फिनोटाइप को हम चेंज कर लें तो। देखिए थोड़ा सा बायोलॉजिकल टर्म, मेडिकल टर्म, टेक्निकल टर्म थोड़ा आ रहा है, लेकिन सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने माइंड पे काम कीजिए और जीन के फिनोटाइप को बदलिए। जीन से घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी जेनेटिक डिजीज हो,
इतनी जेनेटिक्स साइंस को समझकर, चाहे आपके माता पिता को, दादा दादी को कोई बीमारी हो, अगर आप अपने माइंड पर, इन्वायरमेंट पे काम कर लेंगे तो आपको बीमारी नहीं होगी। अगर है भी तो ठीक भी किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें पॉपुलर नहीं होती हैं, लेकिन हील होती हैं। कोई बीमारी लाइलाज नहीं है। जरूरत है हमें साइंस को, नॉलेज को अच्छे से लेने की और जड़ पर, यानी कि एनर्जी पर और माइंड पर काम करने की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी कॉल करने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल लेंगे। हेलो हेलो, नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। नमस्कार, मेरा नाम यशवंत है जी, क्या सवाल है सर आपका? मेरा सवाल ऐसा है कि मेरी वात की शिकायत है। जी हेलो जी जसवंत जी, वात की समस्या जो है, इसमें तकलीफ क्या होती है वो भी थोड़ा बताइए। तो तकलीफ ये है कि दाहिने पैर के में घुटने के नीचे और ऊपर दोनों दर्द होता है जी। और लेफ्ट पाँव में गाउट की शिकायत है। जी ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जसवंत जी, वात की समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको वायु मुद्रा बताता हूँ। इस वायु मुद्रा के कंट्रोल करने से आपको वात की समस्या में रिलीफ मिल सकता है ना। वात यानी कि अपान वायु हमारे शरीर से बाहर जाना चाहिए, वो बाहर नहीं जा रहा है तो बॉडी में रुक रहा है, तो दर्द बन रहा है। तो अपने इंडेक्स फिंगर को हमें मोड़कर थंब से दबाना है और ऐसा हमें 5 मिनट से 10 मिनट तक रखना है। ऐसा दिन में 3 बार करना है। जब आप वायु मुद्रा का प्रयोग करेंगे तो ये वात वायु को कंट्रोल करेगा, कम करेगा। मुद्रा विज्ञान, जिसमें हम 5 तत्वों पर काम करते हैं, यह बहुत पावरफुल साइंस है अगर हम इसको ठीक से समझकर प्रयोग करें तो। इंडेक्स फिंगर जो वायु तत्व से जुड़ी हुई है उसे हम फोल्ड करते हैं, अंगूठे के जड़ पर लगाते हैं और अंगूठे से इसे दबाते हैं और इसको दबा के रखते हैं। ऐसा दोनों हाथों में हम कर सकते हैं। कभी कभी काम करते हुए अगर हम एक हाथ से अगर हम लिख रहे हैं या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और गैस बन गई, बात बन गया, तो हम एक हाथ से भी लगा के कर सकते हैं और इससे भी कुछ लोगों को रिलीफ मिल जाता है। तो ये वायु मुद्रा का प्रयोग करना है। और अपने जीवन में देखिए, खाने पीने की कौन सी चीज ऐसी है जो आपके दर्द को या गैस को बढ़ाती है। जैसे कुछ लोगों को चाय से तकलीफ होती है ना, अगर वो चाय बंद कर दें तो ये गैस की समस्या उनको कम हो जाती है। तो आप इस तरह से प्रयोग करके देखिए। चाय पीते हैं तो चाय को बंद करके देखिए, क्या उससे आपके चेंजेस आते हैं। बहुत लोगों को चेंजेस आते हैं। भोजन में क्या आपको सूट, क्या इजीली आपके डाइजेस्टेबल है, उसको करके देखिए। अलग अलग लोग जब प्रयोग करते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि हाँ, ये चीज मुझे सूट नहीं कर रही है, मैं ये चीज को खाऊं, तो बात वायु कंट्रोल में हो जाती है। ये उतनी बड़ी तकलीफ की बात नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। मैं आशा करती हूँ आपने सर की बातों को बहुत ध्यान से सुना होगा। इसी के साथ अगले दर्शक बने हैं, सवाल लेंगे। हेलो हेलो हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। मैं बीपी यादव बोल रहा हूँ मैम। जी, क्या सवाल है सर आपका? बलिया से मैडम। 53 एज होने के बाद में ना अभी मतलब किसी चीज कोई काम करने का इच्छा नहीं करता है, एंजाइटिस और इरिटेशन टाइप आ गया है। तो यादव जी, एंजाइटी आ गई है और काम करने का मन नहीं करता, ये दोनों थोड़ी सी अलग बात हो जाती है। इसमें से ज्यादा बड़ी समस्या आपके लिए कौन सी है? ये दोनों चीजें आ गई हैं सर। दोनों चीजें आ गई हैं। चलिए कुछ पॉइंट हमें बता देते। हाँ, पॉइंट बताऊंगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा। तो ये पहले आप बातों को समझ लूं। अगर हमें काम करने का मन नहीं कर रहा है तो यहाँ पे हमें थोड़ा अपने हार्ट चक्रा को ज्यादा एक्टिव करना है। हार्ट और हार्ट चक्रा, हार्ट फिजिकल हार्ट और एनर्जी वाइज हमारा हार्ट चक्रा अगर एक्टिव हो जाए तो हमें काम करने में मन लगेगा। और इसके लिए एक फॉर्मूला है कि हमें बच्चों के साथ, यंगस्टर के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। बच्चे जो है वो ज्यादा जीवन ऊर्जा से भरे होते हैं, है ना, वो ज्यादा हैप्पी होते हैं, ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, ज्यादा मूवमेंट करते हैं। तो अगर आप किसी तरह से उनके साथ एसोसिएट हो सकें, चाहे कुछ पढ़ने पढ़ाने का मामला हो, कुछ सिखाने का मामला हो, तो अगर आप बच्चों से जुड़ सकें तो ये आपके हार्ट चक्र को ज्यादा एक्टिव करेगा। ये एक ढंग है। बच्चों से जुड़ने के अलावा दूसरा ढंग जो है वो फ्लावर थेरेपी के रूप में बताता हूँ। गुलाब का फूल जो है उसकी ऊर्जा हमारे हृदय की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। आप अपने घर के आसपास गुलाब के फूल लगाएं
अगर आपके आसपास कहीं पर पार्क है, कहीं ऐसी जगह है जहां पे गुलाब के फूल हैं, तो वहां पर जाकर कुछ देर बैठें। गुलाब के फूल को 2 मिनट देखने के बाद फिर आंख बंद करके उस गुलाब के फूल से रिक्वेस्ट करें कि अपनी ऊर्जा को मेरी ऊर्जा से, मेरी ऑरा से जोड़ो, और फिर यह भाव करते हुए 15 मिनट, आधे घंटे ध्यान में बैठिए। तो जो गुलाब के फूल से जुड़ने से आपका जो ध्यान में आपका हार्ट चक्र एक्टिव होगा, और इससे हार्ट चक्र के एक्टिव हो जाने से आपका मन जो भी काम करना चाहते हैं उसमें लगेगा ना। हार्ट चक्र की कमजोरी, इम्बैलेंस की वजह से हम का मन जो है उचट रहा है, काम में हमारा मन नहीं लग रहा है। चक्रा पे एनर्जी पर काम करना ज्यादा अच्छा है, ज्यादा फायदेमंद है। इसके बाद फिर एक्यूप्रेशर पॉइंट आता है कि ST7 एक्यूप्रेशर पॉइंट और ST9 एक्यूप्रेशर पॉइंट में 2 आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रहा हूं। पहला ST7 आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, समझ लीजिए। इस ST7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है, कलाई पर है, ये छोटी उंगली के लाइन में। दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट ST8 है। ST8 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो हमारे इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच में होता है, जो पामिस्ट्री का जो हार्ट लाइन होता है उसी के ऊपर, है ना। तो इस ST8 एक्यूप्रेशर पॉइंट को भी दबाना है, दोनों हाथों में दबाना है। ST7 को भी दबाना है और ST8 को भी दबाना है। और ST9 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी छोटी उंगली के टिप पे होता है, तो आपको इस ST9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को भी दबाना है, दोनों हाथों में। अपने हाथ से दबाएं, अपने ये आसान एक्यूप्रेशर पॉइंट है, खुद से भी हम कर सकते हैं। ST7, ST8 और ST9 तीनों एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार दबाएंगे, तो ये आपकी हार्ट की नाड़ी को एक्टिव करेगा। मैं जो बातें बता रहे हैं आपको सब करना है। एक्यूप्रेशर पे भी काम करना है, गुलाब के फूल के साथ भी ध्यान करना है, और बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बिताना है ताकि आप ज्यादा जॉली रहें, खुश रहें, है ना। तो इन सभी का जब प्रयोग करेंगे तो आपका मन जो है फिर से बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा, एंजाइटी आपकी भाग जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया यादव जी हमसे जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। जैसे कि सर ने कहा कि आपकी एंजाइटी को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि गुलाब के फूल के साथ बैठकर ध्यान कीजिए, बच्चों के साथ जुड़िए और ध्यान भी कीजिए। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि ध्यान से जुड़ने के लिए आप हमारे साथ PMC के साथ जुड़कर ध्यान कर सकते हैं। शुभोदय ध्यान सुबह 6 बजे, रात्रि ध्यान रात को 9 बजे, और उसके साथ ही स्पेशल ध्यान होता है अमावस्या और पूर्णिमा ध्यान। तो अमावस्या ध्यान कर सकते हैं आप रात को 10 से 11 बजे, और पूर्णिमा ध्यान कर सकते हैं रात को 9 से 12:30 बजे। तो PMC के साथ जुड़कर भी ध्यान कीजिए और अपने जीवन में खुशियां और शांति भी लेकर आइए। इसी के साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल लेंगे। हेलो हेलो, नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। मेरा नाम परमजीत है जी, क्या सवाल है सर आपका? ऐसा ही मेरी मिसेज के पार्किंग लोग है, उनके हाथ और काम तो जी। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है, एक बार अपना सवाल दोहराएंगे। मेरी मिसेज के हाथ पाँव ना काम पे है, पार्किंग लोग है, पार्किंसन हो गया है और जी, ओके। और कोई चीज का ब्लैक बात हमको पता नहीं चलता है, करने के बाद बताती है। आपकी आवाज, और शरीर का बैलेंस नहीं बन पाता जी, शरीर का बैलेंस नहीं बन रहा है। शिवरिंग हो रही है बॉडी में और शरीर का बैलेंस नहीं बन पाता है, और जब ये हो जाता है उसके बाद बताते हैं, जब ये हो रहा होता है तब नहीं बताते प्रॉब्लम। जब हो रहा है तो नहीं बताते, मतलब दूसरे व्यक्ति को पता नहीं चलता है। अच्छा, जनरली जब सिवरिंग हो रही होती है, कंपन हो रही होती है, हाथ कंपन हो रही है, तो सामने वाले व्यक्ति को ही पता चलता है, उस व्यक्ति को ही नहीं पता चलता। आप डायग्नोसिस कंफर्म कराइए कि ये वही पार्किंसन ही है या कुछ और है। खैर, यहाँ पर चक्रा के हिसाब से ये मूलाधार चक्र और हृदय चक्र, 2 चक्र का यहाँ पर कनेक्शन है। मूलाधार चक्र को अच्छा करना है, हृदय चक्र को अच्छा करना है। मेडिटेशन में बैठना है, मेडिटेशन में बैठने के लिए इनकरेज कीजिए, प्यार से बोलते रहिए रोज कि मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने लगेंगी तो हीलिंग में फायदा होगा। और यहाँ पर जो फूल है, जो मूलाधार चक्र है, रूट चक्र, उसके लिए हिबिस्कस फ्लावर है, और हृदय चक्र के लिए अभी हमने सुना है गुलाब का फूल। तो ये दोनों फूलों को देखना है, इन दोनों फूलों के पास बैठना है और ध्यान करना है। तो इन फूलों के पास बैठने से हमारा हृदय चक्र और हमारा मूलाधार चक्र बेहतर होगा, और उससे ये तकलीफ जो है हमारी है वो ठीक होगी। एक्यूप्रेशर पॉइंट की मैं बात करूं तो इसमें भी हम हार्ट मेरिडियन पे काम करते हैं, ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे और ST8 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे। ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें टोन करना है, मसाज करना है। ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे एल्बो पे है, तो हमें इसका मसाज करें, आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। इस ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दर्द नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको इसका मसाज करना है दोनों हाथों में। ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करने के अलावा ST8 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको दबा के रखना है, दोनों पे मसाज करने का तरीका अलग है। ST8 पे आपको मसाज नहीं करना है, बस आपको पकड़ के रखना है 1 मिनट तक।
ऐसा दिन में 3 बार कीजिए। तो इसको एक्यूप्रेशर में बोलते हैं सिडेट करना। ST8 को सिडेट करना है और ST3 को टोन करना है। तो इस तरह से एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम है। लेकिन फ्लावर थेरेपी जो है वो ज्यादा आसान है, तो फ्लावर थेरेपी तो जरूर करें, सिर्फ एक्यूप्रेशर मत करें। दोनों को कंबाइन करेंगे ना तो आप जल्दी फायदा पाएंगे। और प्यार से धीरे धीरे बोलते रहिए कि ध्यान में बैठो, ध्यान करने से सब ठीक होता है ना, ध्यान करेंगी तो ठीक हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल लेंगे। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। अपना नाम बताइए। हेलो विराट 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 जी, क्या सवाल है आपका? मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। जी, दर्द हमेशा होते हैं या कभी कभी बढ़ते हैं घटते हैं? हेलो जी, यही सवाल था सर, पैरों में दर्द। सवाल आधा अधूरा है ना। कभी कभी पीरियड के टाइम पे अगर तकलीफ होती है तो फिर अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट होगा। अगर स्पेसिफिकली नहीं है, हमेशा महीने में हर एक दिन अगर तकलीफ होती है तो फिर अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट होगा। तो जनरल के हिसाब से मैं बता देता हूँ। लेकिन कहीं भी जो कोई जनरल पेन होता है तो एक उसका बेसिक कारण है कि ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं है। जो पैरों में दर्द है, पैरों में जितना खून बहना चाहिए उतना खून नहीं बह रहा है। तो हमें पैरों के आसन करने हैं। जो योगा के अंदर जो वैसे जो भी आसन ऐसे हैं जैसे पैरों का मूवमेंट होता है, जैसे बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई ज्यादातर लोगों को पता होता है ना, पैर के पंजों को हम मिलाते हैं और घुटनों को अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं। तो बटरफ्लाई हम करें, हम वज्रासन में बैठे। अब वज्रासन बैठना कुछ लोगों को कठिन लग सकता है, जिसमें नमाज पढ़ी जाती है वो योग के अंदर वज्रासन होता है। तो वज्रासन में बैठना चाहिए। तो आप चाहे नहीं बैठ पाए तो 1 मिनट के लिए ही बैठिए, और रोज आप 1 मिनट के लिए बैठेंगे तो धीरे धीरे आपका वो 5 मिनट बन जाएगा, धीरे धीरे वो 10 मिनट बन जाएगा। 10 मिनट तक हम वज्रासन में बैठे तो हम बटरफ्लाई करेंगे, वज्रासन करेंगे, तो इससे हमारे पैरों में ब्लड फ्लो जो है वो ज्यादा होगा। और जब ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो तकलीफ नहीं होगी। और अगर हम कुछ भी काम करते हैं जिसमें हमें ज्यादा कुर्सी पे बैठना पड़ता है तो टाइम टू टाइम हम आलती पालथी मार लें। आलती पालथी मारते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है। तो लगातार कुर्सी बैठते हैं, पैर नीचे रखते हैं तो उससे भी तकलीफ होती है। सोने से पहले हम अपने तलवों का खुद से मसाज करें, खासकर जो पैर की जो छोटी अंगुलियां होती हैं चारों, उनका विशेष रूप से मसाज करना है। तो पैरों का खुद से मसाज कर लेंगे तो उससे भी एक्यूप्रेशर से भी दर्द जो है वो ठीक हो जाता है। और सबसे बड़ा फॉर्मूला तो मेडिटेशन है। रेगुलर मेडिटेशन बैठने से हमारे भीतर एनर्जी आती है, उस एनर्जी से सब दर्द दूर होते हैं। तो इस तरह से आप कीजिए, ठीक हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम कॉल करने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। जैसे कि सर ने बताया कि बटरफ्लाई पोज का अभ्यास अगर आप रोज करेंगी तो आपकी जो ये समस्या है ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। सर, हाइपरटेंशन के ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि आज है, और एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी मैं हमारे दर्शकों को। तो क्या बताना चाहेंगे लाइफस्टाइल को लेकर, स्ट्रेस एंजाइटी को लेकर, अपने आप को इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे स्मूथ रख सकते हैं उसको लेकर? हाइपरटेंशन हमारे जीवन में नहीं आए उसके लिए हमें सबसे ज्यादा प्रयास करना चाहिए। जीवन सिर्फ पैसा कमाना और सक्सेस पाने के लिए नहीं है। शांति से अगर हम जीवन जी सकते हैं तो वही लाइफ में अपने आप में सक्सेस है ना। सक्सेस हमारे बैंक बैलेंस से या हम किस ब्रांड के कपड़े पहनते हैं या हमारे क्या सोशल स्टेटस है उससे डिसाइड नहीं होती है। अगर हम मन में यहाँ पे सुकून है ना तो आप सक्सेस पे हैं ना। तो ये सक्सेस का डिफिनेशन हम बदलें, दूसरों के हिसाब से सक्सेस हम डिसाइड ना करें। जीवन में सिंपल जीवन जीना सीखिए, दूसरों को दिखाने के लिए काम मत कीजिए, भीतर से खुश रहना सीखिए। तो ये हाइपरटेंशन को आपको अल्लाह के आने ही नहीं देगा। अगर आ जाता है तो अपने लाइफ स्टाइल पे एक्टिवली काम करना है, अपने भोजन में बदलाव लाना है, अपनी नींद में अच्छा करना है, योग निद्रा का अभ्यास करना है। योग निद्रा का अभ्यास करेंगे, जो मैंने अल्फा ब्रीदिंग बताया वो करेंगे तो धीरे धीरे आपका बीपी जो है वो नॉर्मल होने लग जाएगा। मेडिसिन अगर आप ले रहे हो तो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना है ये मत सोचिए। मुझे अगले 3 महीने के अंदर अपनी मेडिसिन को बंद करना है, इस माइंडसेट के साथ आप योग निद्रा कीजिए, अल्फा ब्रीदिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो आपको जरूर होगा। जब छुट्टी का समय होता है, जब टाइम मिलता है तो पार्क में जाइए, बेयरफुट वॉकिंग कीजिए, है ना, प्रकृति से जुड़िए, किसी पेड़ को हक कर लीजिए। पेड़ को हम हक करते हैं तो उससे भी हमारी ग्राउंडिंग होती है, हम पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, है ना। बीपी के मरीज के लिए बहुत जरूरी है ना। पार्क में साफ सुथरी जगह मिले तो आप मिट्टी पर घास पर लेटकर योगा कर सकते हैं। प्रकृति से जुड़ना है बेसिकली।
फूलों से तो देखना है, गुड़हल का फूल और गुलाब का फूल ये हमारी ग्राउंडिंग करते हैं सबसे ज्यादा बीपी के मामलों में। गुड़हल का फूल, हिबिस्कस फ्लावर, उससे हमारा रूट चक्र हील होता है और गुलाब के फूल उससे हमारा हार्ट चक्र हील होता है। तो इन दोनों फूलों को देखते हुए ध्यान कीजिए, तो इससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायता हो सकती है। और ब्लड प्रेशर को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। अगर एक बार आपको ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हो जाए तो घर में मशीन रखिए और रेगुलर उसका चेकअप कीजिए, क्योंकि ये साइलेंट किलर आपकी लाइफ में हार्ट अटैक या स्ट्रोक ना बन जाए, इसका ध्यान रखना जरूरी है। तो इस तरह से ध्यान रखते हुए आप हाइपरटेंशन के रिस्क से और हाइपरटेंशन से अपने आप को बचा सकते हैं। जी सर, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं मैसेज में, एक और सवाल, जैसे कि डाइट के बारे में हमने बात की और आपने एक और चीज बोली थी ऑयल कंजम्पशन को लेकर भी, क्या ये भी अफेक्ट करता है? जी देखिए, जो हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, तो उसमें ऐसा कुछ एविडेंस है, इस पे थोड़ा सा डिबेट भी कहीं हो जाता है, लेकिन जो लेटेस्ट फाइंडिंग है उसमें यही है कि जो ऑयल जो है वो हमारी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को डिस्टर्ब करता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो अगर हम कम खाएं तो बेहतर है। और आप विश्वास नहीं करेंगे शायद, ऑयल फ्री कुकिंग से किया हुआ जो भोजन भी बहुत स्वादिष्ट होता है। यानी कई अलग अलग ओकेजन पे, क्योंकि बहुत सारे एजुकेटर, बहुत सारे एक्टिविस्ट इस पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट इस पर काम कर रहे हैं, डॉक्टर विमल छाजेड़ हैं, डॉक्टर एस.वी. भागिया हैं, डॉक्टर डीन ऑर्निस हैं, तो ऑयल फ्री कुकिंग वो प्रमोट करते हैं, सिखाते हैं। तो ऑयल फ्री कुकिंग का भोजन भी स्वादिष्ट होता है, भोजन में स्वाद में कोई कमी नहीं है जी। तो अगर ऑयल का कंजप्शन हम थोड़ा कम कर लें, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारा थोड़ा कम हो जाए, वो अपर रेंज में, हाई रेंज में ना जाए, तो हमारा बीपी जो है वो नॉर्मल है, इसकी संभावना ज्यादा है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही विस्तार से आपने बताया और साथ ही बहुत अच्छा मैसेज भी आपने दिया कि किस तरीके से अपने जीवन को हम बिना किसी टेंशन के, स्ट्रेस और एंजाइटी के जी सकते हैं। और ऑयल फ्री कुकिंग का भी अगर हम चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, जरूर अच्छे से हो सकता है। इन सभी बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, जो दर्शक आज हमसे नहीं जुड़ पाए हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं अगले शुक्रवार शाम 5 से 6। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि ये रिकॉर्डिंग पीएमसी हिंदी यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है, यानी पीएमसी हिंदी हेल्थ, पीएमसी हिंदी क्लिप्स, पीएमसी हिंदी टीवी और पीएमसी हिंदी, इन सभी चैनल्स पे जाकर भी आप ये जो एपिसोड है वो देख सकते हैं। अगर कुछ भी आपने मिस किया हो तो आप ये रिकॉर्डिंग दोबारा सुन सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को शाम 5 से 6। तब तक के लिए देखते रहिए पीएमसी हिंदी। धन्यवाद।